Welcome all of you to my channel MEIC Maths and Physics. Today your first main topic is drift velocity. अनुगमन वेग क्या होता है, ये आपका मेन टॉपिक है। इससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं आप जो है माध्य मुक्त पथ और श्रांति काल के बारे में। तो थोड़ा सा उसको बता करके फिर आपका जो मेन टॉपिक है यहाँ पर इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसमें इसका यूज भी होना है आगे। तो इसको पहले समझ लीजिए, आप जो पढ़े थे माध्य मुक्त पथ, ठीक है। जैसे कि ये कोई पदार्थ है तो आपको बताया है इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑलरेडी मूव करते रहते हैं, लेकिन उनका जो मूवमेंट होता है इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, अनियमित गति होती है, अनियमित और अनिश्चित। कहने का मतलब वेग भी सबका अलग अलग होता है और दिशा भी सबकी अलग अलग होती है। तो ये क्या करते हैं, जब चलते हैं तो स्वयं से भी टकराते हैं और अपने जो आयन होते हैं उनसे भी टकराते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब चल रहा होता है तो मान लीजिए यहाँ पे इससे आकर टकराया, फिर यहाँ पर टकराया, तो इनके बीच की जो दूरी है उसको हम कहेंगे क्रमागत दो टक्करों के बीच की दूरी, ठीक है। तो क्रमागत दो टक्करों के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। लेकिन ये दूरी निश्चित तो नहीं होती है, ये दूरी निश्चित तो नहीं होती है, हर एक टक्कर में थोड़ा थोड़ा चेंज होती है, लेकिन चूंकि ये चेंज बहुत कम होता है तो जितनी दूरियां होंगी, मान लीजिए ये n टाइम्स 1000 टाइम्स टकराता है, तो सभी ये जो दूरियां होंगी इनको हम जोड़ लेंगे ऐसे, और dn, n का मतलब होता है जितनी बार टकराया हो उतनी बार, और n से हम डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारी ये d निकल करके आएगी दूरी, ये हो जाएगा माध्य मुक्त पथ। माध्य क्या होता है, औसत, औसत टकराव। जैसे कि आप डेली यहाँ स्कूल आने में 10 मिनट लगाते हैं, यहाँ तक आने में 10 मिनट लगाते हैं, कभी 8 मिनट कभी 9 मिनट, तो कहें औसत समय आपको क्या लग रहा है, तो सभी जोड़ करके आपको एक मंथ के जो ड्यूरेशन होगा 30 से भाग करोगे ना, तो वही यहाँ पर। तो क्या कहेंगे कि किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन सदा अनियमित गति करते रहते हैं, तो इनके क्रमागत दो टक्करों के बीच की जो औसत दूरी होती है इसे माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक है, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और इसके बाद में श्रांति काल के साथ में आप समझ लीजिए, ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। श्रांति काल क्या होता है, क्रमागत दो टक्करों के बीच का औसत समय। अब औसत हर जगह बोल रहे हैं, मतलब कि टक्करों के बीच का जो समय है वो थोड़ा चेंज होता है, एक टक्कर में कुछ और समय लगा, दूसरे में कुछ और समय लगा, लेकिन जो ये औसत समय होता है सभी टक्करों को जोड़ लीजिए। अगर ये 10 बार टकराया है तो 10 को जोड़कर 10 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो औसत समय आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि किसी भी पदार्थ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसकी क्रमागत दो टक्करों के बीच में लगे हुए औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। और ये लगभग जो धातुओं में होता है इसका टाइम लगभग 10 की पावर -14 ये होता है, कितने सेकेंड, अर्थात इसकी जो टक्कर होती है आप समझ सकते हैं कितनी तेज ये मूव कर रहा होगा, धातुओं में कितनी तेज मूव कर रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन, कि 10 की पावर -14, कितना कम समय, इतने कम समय में ये एक टक्कर पूरी कर लेता है, इससे टकराकर इससे भी टकरा जाता है। तो इसकी बहुत स्पीड है यहाँ पर धातुओं में टकराने की, मतलब कि बहुत कम समय में एक के बाद दूसरे से भी टकरा जाता है, समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब है श्रांति काल बहुत ही कम होता है। अब ये क्या, ये औसत है, कहीं 10 की पावर -13 लगता होगा, कहीं 10 की पावर -12 लगता होगा, लेकिन उसका औसत दिया गया है। तो ये दोनों ही औसत है, दूरी का भी औसत है और समय का भी औसत है। यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए आपका नेक्स्ट हेडलाइन होगा माध्य वेग, मीन वेलोसिटी क्या होती है, फिर उसके बाद अनुगमन वेग भी कहते हैं, इसको अपवाह वेग भी कहते हैं। हाँ, अनुगमन वेग या अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो देखिए जैसे कि ये कोई धातु रखी हुई, मान लीजिए एल्युमिनियम और जो भी है सोना चांदी जो भी होगा, जैसा वैद्युत की सुचालक होते हैं, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस समय अवेलेबल है, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है, मान लीजिए इसका u1 वेग है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसका u2 वेग है, ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसका u3 वेग है, ऐसे ही बहुत से इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन, और उसका वेग क्या हो जाएगा un। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, 100 होते तो हम 100 बार बनाते, u1 u2 u3 u100 तक जाते, तो इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लेकिन उनकी जो दिशा है, जो वेग है वो क्या है, अनियमित। अनियमित का मतलब अगर u1 इस डायरेक्शन में जा रहा है तो u2 उसके विपरीत भी कोई हो सकता है इलेक्ट्रॉन, एक टक्कर उधर को जा रहा है फिर टकरा करके वापस भी आ सकता है, या टकराने पर उसकी दिशा बदल भी सकती है।
तो यह माना जाता है कि इनका जो औसत वेग इस समय होगा ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि इनकी दिशा अनिश्चित और अनियमित होती है। जैसे कि ये जा रहा है उत्तर दिशा में और टकराने के बाद ये हो सकता है दक्षिण दिशा में भी वापस आ जाए, ठीक है। तो जब अनियमित है, अनिश्चित दिशा है, तो हम ये मानते हैं कि अगर 50% इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में तो 50% उसके अपोजिट भी होंगे, और अल्टीमेटली जो इनका हम वेग जोड़ेंगे तो ये औसत वेग इनका क्या आ जाएगा, 0, अर्थात u1 प्लस u2 u3 डॉट 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 un, सभी वेगों को जोड़कर हम n से भाग करेंगे और इसका मान क्या आ जाएगा, 0। क्यों आ जाएगा, क्योंकि वेग एक सदिश राशि से दिशा बदलेगी तो उसको माइनस लेना पड़ेगा। अगर u2 जो है u1 की अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेग सदिश राशि होती है, तो हमको u2 को माइनस लेना पड़ेगा, एक प्लस माइनस ऐसे जब सभी ऐड होंगे तो अल्टीमेटली इनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई भी धातु अगर स्वतंत्र रूप में है जिसको हम कहते हैं उष्मीय वेग भी इसको हम बोलते हैं। ये जो हमारा औसत वेग बोले हैं, तो उष्मीय वेग कहने का मतलब है कि सामान्य टेम्परेचर पर जो उसमें वेग होता है वो औसत वेग कितना होता है, 0। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंपटीशन में भी आता है, आपके एग्जाम में भी आता है कि स्वतंत्र रूप में अगर कोई धातु रखी हुई है तो उसका उसमें वेग कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब ये हो गया, इसकी बात हो गई माध्य वेग। यही माध्य वेग है, मतलब कि सभी वेग को जोड़कर उनका जो औसत निकालते हैं इसको माध्य वेग कहते हैं, इसका मान सदैव 0 होता है। अब यदि हम इसको बैटरी अप्लाई कर दें, सेल जोड़ दें किसी धातु में, सेल जोड़ देते हैं जैसे, तो क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव हो गई, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पर ये बैटरी फोर्स अप्लाई करती है। कौन सा फोर्स, QE, F इक्वल टू, क्योंकि Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और बैटरी क्या अप्लाई करती है, दो चीजें, एक वोल्टेज और एक वैद्युत क्षेत्र। बैटरी पे क्या है, वोल्टेज, और ये अप्लाई क्या करती है, वैद्युत क्षेत्र। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करती है इस पर, इलेक्ट्रॉन पर ये बल लगता है F, और इलेक्ट्रॉन किधर को भागता है, माइनस से प्लस की ओर। तो इलेक्ट्रॉन एकदम से इनकी डायरेक्शन फिक्स हो जाती है और क्या हो जाती है, माइनस से प्लस प्लेट की ओर। अभी तक अनियमित वेग था ना, लेकिन अब क्या हुआ, इसका वेग जो होगा नियत हो गया, एक फिक्स डायरेक्शन में हो गया, सभी इलेक्ट्रॉन एकदम से चलने लगेंगे माइनस से प्लस की ओर। और इन पर चूंकि बल आरोपित हुआ है, जब किसी वस्तु पर बल आरोपित होता है तो न्यूटन के दूसरे नियमानुसार उसमें त्वरण अवश्य उत्पन्न होता है। त्वरण मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन। तो आकस्मिक जैसे ये बैटरी आपने ऐड किया, यहाँ से स्विच ऑन किया तो इन पर एक बल आरोपित हुआ, ये त्वरित हो गए। हम कहेंगे कि जैसे बैटरी को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, त्वरित हो जाते हैं। तो जब ये त्वरित होते हैं तो इनको मिलता तो बहुत अधिक वेग है, लेकिन ये आयनों से टकराते हैं और खुद से टकराते हैं, तो ये जब चलते हैं इधर की ओर तो इनको बहुत त्वरित वेग न प्राप्त होकर के केवल इतना ही वेग प्राप्त हो पाता है, लगभग में अप्रोक्सीमेट ये 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का ही वेग प्राप्त हो पाता है जब इसको बैटरी से जोड़ते हैं, अर्थात बहुत अधिक वेग नहीं प्राप्त हो पाता है। क्यों, क्योंकि इनकी जो एनर्जी हो जाती है सब किसमें लॉस हो, टकराने में, उष्मा के रूप में। तो ये जो बहुत सूक्ष्म वेग है, थोड़ा सा वेग है, इसको हम कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, जब किसी चालक को हम बैटरी से जोड़ देते हैं, या हम कहें जब किसी चालक के सिरों पर हम विभव आरोपित करते हैं, तो यह सेल इसको ऊर्जा देता है और इलेक्ट्रॉन आकस्मिक त्वरित हो जाते हैं। किंतु ये इलेक्ट्रॉन आयनों व इलेक्ट्रॉनों से टकराते हुए चलते हैं, अतः इनको बैटरी बहुत अधिक वेग नहीं दे पाती है, बल्कि एक सूक्ष्म वेग लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का ही दे पाती है। इस सूक्ष्म वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। और शार्ट में कहना है तो और शार्ट इसको कर सकते हो इस प्रकार से कि जब किसी चालक के सिरों पर विभव आरोपित करते हैं तो त्वरित इलेक्ट्रॉन को बैटरी बहुत अधिक वेग नहीं दे पाती है, लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का ही वेग दे पाती है। इस वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो दोनों में अंतर समझ में आया। अपवाह वेग की वैल्यू होती है कुछ न कुछ, जबकि ये जो माध्य वेग होता है ये क्या होता है, सदैव 0 होता है। और ये 0 नहीं हुआ क्यों, क्योंकि गतिमान तो है लेकिन दिशा किसी की विपरीत नहीं है, सबकी दिशा क्या, माइनस से प्लस की ओर हो गई। और वेग ये बहुत कम है, जो हम सोचते हैं कि दिल्ली से करंट आ रहा है मुंबई को, तो दिल्ली के सारे इलेक्ट्रॉन मुंबई आ गए होंगे तो दिल्ली में कौन बचेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पे कंपन करता है, केवल इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जो है एक से दूसरे में ट्रांसफर करता है आता। और इसमें कितना समय लगता है, आप देख रहे हो कि टक्कर का समय कितना कम है, टकराव का समय कितना कम है। तो जब इतने कम समय में एक से दूसरे को टकरा जाता है, एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, तो आप समझिए कि मुंबई से दिल्ली को लाइट आने में कितना समय लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा, ना के बराबर समय लगता है। समझ पा रहे हैं। जो अगर इलेक्ट्रॉन वहां से सारे यहाँ आ जाते तो भी वहां करंट ही नहीं रह जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही तो करंट फ्लो होता है।
ये इलेक्ट्रॉन क्या होगी, क्या यहाँ से गैप थोड़े हो जाएंगे, ये ऐसे एनर्जी को सर्कुलेट करते रहेंगे तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन कभी समाप्त नहीं होंगे। तो ये होता है वेलोसिटी कितनी बहुत कम है, आप देख रहे हैं 10 पर माइनस में दी हुई -4, ये बहुत कम हुई। टुडे इन दिस लेक्चर आई विल टीच यू रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। देखिए जैसे कि ये कोई कंडक्टर है और इसका ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ए हो गया। ये आपका जैसे कि एक तार है, ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, ये ए मीटर स्क्वायर है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो इनमें गति हो रही है वो कौन सी होगी, उष्मीय वेग होगा। दो वेग पढ़ाए, उष्मीय वेग या सामान्य वेग जो हम बताए हैं। और जब इसको कनेक्ट कर देंगे, हम किसी वायर से जोड़ देंगे इसको बैटरी से, तब कौन सी वेलोसिटी होगी इसमें, आप इसको बैटरी से कनेक्ट करके आप कौन सा वेग होगा इलेक्ट्रॉनों में, अब अनुगमन वेग होगा। यही तो अंतर इसमें पता होना चाहिए कि पहले जब तक कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक इसमें अनियमित जो गति होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसमें वेग कहते हैं। अब इसमें अनुगमन वेग होने लगा है और अनुगमन वेग के द्वारा ये गतिमान किधर हो जाएंगे, प्लस प्लेट की ओर। तो प्लस प्लेट की ओर गतिमान होंगे और इनमें वेग क्या होगा, अनुगमन वेग अर्थात वेग होगा वीडी। समझ पा रहे हैं, ये वीडी वेग होगा यहाँ पर। और हम ये पहले ही बता देंगे कि ये जो हमारा वायर है, मान लीजिए ये वायर है तो इसके एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब अगर 1 मीटर क्यूब आयतन लोगे तो n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 मीटर क्यूब लोगे तो 2n हो जाएंगे। अर्थात इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन है कितने, ये संख्या कितनी है, n। ठीक है, n जो है इस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये चालक पूरा इलेक्ट्रॉनों से क्या है, भरा हुआ है। तो पहले तो ये समझिए कि कोई भी वस्तु 1 सेकंड में कितनी दूरी चलती है, जो उसकी चाल होती है। जैसे आप कहते हैं हम बाइक चला रहे हैं 40 की स्पीड से, तो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि 1 घंटे में हम चल रहे हैं 40 किलोमीटर। और अगर इसको मीटर पर सेकंड में कर दें कि हम बाइक चला रहे हैं 400 मीटर पर सेकंड, ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि 1 सेकंड में अगर पूछे कितनी बाइक चलेगा तो 400 मीटर हो जाएगी। अर्थात 1 सेकंड में चली गई दूरी किसी वस्तु के वेग के बराबर होती है यहाँ पर। तो अगर कहें कि इलेक्ट्रॉन, ये वायर तो इधर भी होगा पूरा, कहीं वायर उधर भी है, तो अगर कहें 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले कहाँ चले गए होंगे, गतिमान होकर यहाँ आ गए होंगे। अगर इसका वेग vd है तो 1 सेकंड में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे वो उन्होंने 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर ली होगी, vd। तो यही तो पहली लाइन हम लिखने जा रहे हैं कि 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, vd, उनके अनुगमन वेग के बराबर होगी। तो 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी, ये दूरी कहाँ तय की जा रही है, चालक में, vd। ये vd दूरी तय करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, दूरी vd तय किया है, अगर कहें इलेक्ट्रॉनों ने कुल आयतन कितना तय कर लिया है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए हैं, तो कुल कितना आयतन तय कर लिया, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन आगे खिसक गए हैं। हम अगर ये मान ले कि इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, आगे की ओर भागते हुए चले जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ के यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ खाली थोड़े हो गया है, पीछे के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए होंगे, ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो इन्होंने कितना आयतन तय कर लिया है चालक में, तो आयतन इसका केवल निकाला जाएगा, ये जो बेलन बना हुआ है ए से लेकर के ए डैश तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया, तय तक लिखोगे, फिर लिखोगे तय किया गया आयतन, तय किया गया आयतन। इसको नीचे हमको यहाँ लिखना था, तो आयतन कितना हो जाएगा, आपको आयतन पता होना, जो बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। जैसे बेलन है तो ये आधार का क्षेत्रफल a और ये ऊंचाई, तो यहाँ पर ये बेलन बना हो, इसके आधार का क्षेत्रफल ये आपने क्या माना है a, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी vd। तो यही यहाँ पर आ जाएगा a vd। vd नीचे छोटा सा लिखोगे, कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, ये सब गलत हो जाता है। ये d यहाँ पर कौन सा सिंबल है, d कोई इंडिविजुअल सिंबल नहीं है, d तो आपने इसके सफिक्स में लगा रखा है v के, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ऐसे नहीं लिखोगे। तो इलेक्ट्रॉनों ने इतना आयतन तय कर लिया है। अब हमको पता है कि अगर एकांक आयतन होता तो उसमें n इलेक्ट्रॉन होते,
इतना आयतन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, n से गुणा करना पड़ेगा। जैसे कहें कि एकांक आयतन में इतने आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो इतना आयतन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके लिए मल्टीप्लाई ही तो करोगे, गुणा ही तो करोगे। तो वही हम लिखने जा रहे हैं। अतः 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब यहां पर पहले हम लिखवा देंगे एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने आयतन के इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गए हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी NaVd। ये पॉइंट समझ में आया हो आप लोगों के कि जैसे कह दें ये तार है, आपका चालक है, इतने आयतन में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इतने आयतन यहां से यहां आ गया है, ये आयतन है, ये 1 मीटर क्यूब आयतन था, ठीक है, और यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ये है 10 मीटर क्यूब पूरा। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10, ठीक। अब कहें कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ गए हैं तो 10 मीटर क्यूब आयतन तय कर लिया है, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हो गए इसमें, 100 शामिल हो गए, मल्टीप्लाई तो उससे करोगे। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो यहाँ से यहाँ आ गए हैं, तो इस पूरे में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब क्या हो गए, प्रवाहित हो गए। तो एकांक आयतन में n होते हैं तो इतने आयतन में NaVd हो जाएंगे। तो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित हो रहे हैं तो 1 सेकंड में आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है। अगर हम कहें 1 सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है तो आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, 1.6 × 10⁻⁹। अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो 2 से गुणा कर दोगे, 3 से गुणा कर दोगे। तो अगर हम कह रहे हैं 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे गुणा कर दोगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश से, ठीक है। तो वही अगर आप लिखोगे अतः 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश, अतः 1 सेकंड में प्रवाहित, 1 सेकंड में यहाँ पर एक शब्द और अगर लिख दो चालक, 1 सेकंड में चालक में 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित आवेश, समझ जाओगे हम क्या यहाँ पर लिखे हैं। 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रवाहित आवेश लिख ही दे रहे हैं। 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित आवेश, आवेश निकालना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, केवल हमको E से मल्टीप्लाई कर देना है इलेक्ट्रॉन के आवेश से। अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दो, टोटल आवेश निकल आएगा कितना आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। अब ये लिखा है 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश, और 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हो वैद्युत धारा की परिभाषा से यही 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को हम कहते हैं वैद्युत धारा, वैद्युत धारा I। तो I बराबर आ गया Ne को यहाँ पर अगर लिख लीजिए NeAVd, कोई स्थान नहीं होता, जहां मन वहां लिख सकते हैं। हमको ऐसे याद है NeAVd, तो हम NeAVd के रूप में लिखे। यही आपका डेरिवेशन हो गया। देखो ये हो गया अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ये हो गया वैद्युत धारा, इसमें आपको रिलेशन निकालना था, ठीक है। समझ पाएंगे कुछ परसेंट रिवीजन। देखिए यहाँ पर आपको समझना है धारा घनत्व और गतिशीलता क्या होती है। धारा घनत्व जैसे कि ये कोई एक कंडक्टर है, एक चालक है, तो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, ठीक है। धनावेश नहीं गतिमान होता है। सर्किट में गतिमान केवल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन और वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का फ्लो होता है, तो वैद्युत धारा को आप इस प्रकार से अगर समझ लें कि ये वैद्युत धारा है, ये I, और ये जो है इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो किसी भी बिंदु पर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लंबवत गुजरने वाली जो धारा है, इसको हम धारा घनत्व कहते हैं, J से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे इसको परिभाषित करोगे आप, ऐसे भी कह सकते हो कि चालक के किसी बिंदु पर अनुप्रस्थ काट से होकर गुजरने वाली लंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो। क्योंकि J बराबर I तभी होगा यदि A बराबर 1 मीटर क्यूब, ठीक है, एकांक। तो कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं धारा घनत्व को, लास्ट टाइम आप सुन लीजिए कि किसी भी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली लंबवत वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं।
ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो या ऐसे कह सकते हो आई और ए के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। तो आई और ए को डिफाइन करोगे कि किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा तथा उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। समझ पाए सभी प्रकार से? तो इसको आप फार्मूले से मैं चीज याद करना, आई अपान ए इज ए इक्वल टू 1, जे इक्वल टू आई, और जे को यहाँ पर क्या कहते हैं? वैद्युत धारा घनत्व। धारा घनत्व घनत्व का यहाँ पर मतलब होता है कि कितने स्पेस में कितना, ये समझ लीजिए इस प्रकार से। घनत्व का सीधा सा मतलब होता है कितने स्पेस में कितना। तो यहाँ पर कितने स्पेस में कितनी वैद्युत धारा। अगर यहाँ पर वैद्युत धारा का मान ज्यादा हो, क्षेत्रफल कम हो, तो घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा? क्षेत्रफल कम हो और वैद्युत धारा ज्यादा हो तो क्या होगा? धारा घनत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि धारा ज्यादा हो गई और क्षेत्रफल कम है, मतलब कम स्पेस में ज्यादा वैद्युत धाराएं हो गई तो सघन हो जाएंगी ना, घनत्व बढ़ जाएगा। और अगर चालक बहुत बड़ा हो, मोटा हो चालक, और उसमें ये वैद्युत धारा कम आ रही हो तो क्या हो जाएगा? घनत्व घट जाएगा। अब सोचोगे घनत्व का मतलब क्या है? अगर किसी चालक में धारा का घनत्व बढ़ा तो वो चालक हीट होगा, वहां से हीट एनर्जी उत्पन्न होगी। जैसे कि जब कहीं लॉन्ग सप्लाई हमको भेजना होता है तो तार मोटे क्यों लेते हैं? जब कहीं दूर सप्लाई भेजना होता है हाई वोल्टेज की, तो हम क्या करते हैं कि चालक मोटा लेते हैं, किस लिए? जिससे ये क्षेत्रफल बढ़ जाए, क्षेत्रफल क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। और वे वोल्टेज को हाई करके करंट को लो कर देते हैं। वोल्टेज कर दिया मान लीजिए 22,000 वोल्ट ये, और करंट आई को कर दिया केवल 2 एम्पियर, कम कर दिया। तो जब कहीं लॉन्ग सप्लाई भेजनी होती है तो करंट को लो करते हैं, तार को मोटा करते हैं। ऐसा इसलिए कि जब करंट कम हो जाएगा, यहाँ पर कम रखोगे और क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा तो जे का मान कम आएगा ना, कुछ आएगा, जो भी आएगा हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो जे का मान बहुत कम हो जाएगा ना। तो धारा घनत्व अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब है तार जो जितनी उसकी मोटाई है उसमें धारा की सघनता कम है, अर्थात जो चालक है वो हीट नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, और जब गर्म नहीं होगा तो विद्युत का लॉस नहीं होगा। तो आपका अगर क्वेश्चन आता है कि कहीं पर धारा घनत्व कम क्यों किया जाता है, जो लॉन्ग सप्लाई होती है उसमें धारा घनत्व कम क्यों करते हैं? जिससे कि वहां उष्मा उत्पन्न ना हो और एनर्जी का लॉस हीट के रूप में ना हो। ठीक है, आप यहाँ भी समझ लो, जैसे स्पेस है कम, उसमें प्रवेश करना है ज्यादा लोगों को, तो दिक्कत होगी ना, एक दूसरे से टकराते हुए चलेंगे ना, और जब टकराते हुए चलेंगे तो क्या होगा? उष्मा उत्पन्न होगी, और कोई जो है बहुत हाई पावर में हो जाएगा तो मार भी देगा एक दूसरे को। तो वही यहाँ पर समझ लीजिए चोट लग जाएगी, वैद्युत धारा को भी चोट लग जाएगी। चलिए, वैद्युत धारा को चोट नहीं लगे। फिलहाल वैद्युत धारा क्या है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब गतिमान होंगे तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? एक दूसरे में टकराव होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे तो हीट एनर्जी बढ़ेगी। तो सब संबंध इलेक्ट्रॉनों से ही है, बस इलेक्ट्रॉन के बाद वैद्युत धारा का नाम आता है, तो वैद्युत धारा से उसको हम लोग समझा रहे हैं, नोट कर लीजिए। और यहाँ पर जान लीजिए, ये जो वैद्युत धारा है ये एक सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर होती है। ये धारा घनत्व यह एक सदिश राशि है, कहीं पर भी लिख सकते हैं। धारा घनत्व क्या है? यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। अभी इसका फार्मूला कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध बताइए। तो आप क्या करोगे? यहाँ तक लिखोगे, उसके बाद कहोगे हम जानते हैं कि I इक्वल टू होता, I वेक्टर नहीं है, I इक्वल टू होता है NEAVD। अभी डेरिवेट करके आए हो ना, तो अक्सर क्वेश्चन यही आता है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध बताइए। तो आप यहाँ तक लिखने के बाद I की जगह क्या लिख सकते हो? NEAVD, NEAVD। यहाँ पर ये a अपॉन में है, a से a कट जाएगा, तो यहाँ से j इक्वल टू, ये बार बार वेक्टर लग जाए, ये लग रहा है फैट नहीं, फैट क्या होता है? एकांक सदिश होता है। एकांक सदिश नहीं है वो, i j k नहीं है जो फर्स्ट ये j सदिश है, इस पर एरो बनेगा ऐसे। तो क्या आ जाएगा? NEVD। तो आपको यहाँ पर ये डेरिवेशन करके छोड़ देना है, जब भी कहा जाए धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये आप परिभाषा से लिख दोगे और ये लाइन लिख करके यहाँ पर I का मान रख दिया, इसको कैंसिल कर दोगे। ठीक है, अच्छा मात्रक यहाँ से क्या निकालोगे? क्या निकलेगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये सभी चीजें देखिए आपको स्वयं आनी चाहिए कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालना सूत्र से। ठीक है, अगर अलग से होता है तो मैं बता देता हूँ इसका फैरेड है या अलग से है, और अगर सूत्र से मात्रक आपको केवल निकालना है तो मैं बता नहीं रहा हूँ, बहुत जगह वो अपने आप समझ लेना। I अपान है तो मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसके आगे ये सब। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? गतिशीलता।
फार्मूले से डेफिनेशन याद हो जाएगी। गतिशीलता को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे माइक्रोन वाला सिंबल बनाते हो। म्यू इक्वल टू होता है वीडी अपॉन ई। यहाँ पर ई जो है सदिश राशि वैद्युत क्षेत्र है, वीडी जो है ये अनुगमन वेग है, तो वेग भी कैसा हो गया, सदिश। दोनों सदिश है, ऊपर नीचे ये सदिश भौतिक राशियां हैं। और म्यू जो होता है गतिशीलता, ये कैसी राशि है, ये अदिश भौतिक राशि हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो गतिशीलता को डिफाइन करने के लिए फार्मूले से बताइए हम क्या बोल सकते हैं। जब भी फार्मूले से डिफाइन करना हो तो ये जो डिनोमिनेटर में है इसको एकांक करके डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, ई बराबर F अपान Q, न्यूटन प्रति कूलम। तो हम क्या कहेंगे कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना अनुगमन वेग अर्जित करता है ये उसकी गतिशीलता के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन कहें चाहे कोई भी आवेश कहें हम यहाँ पर, अर्थात यहाँ पर तो म्यू इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वीडी के। एकांक वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश जितना अनुगमन वेग अर्जित करता है वह उसकी गतिशीलता के बराबर होता है, या किसी भी आवेश की गतिशीलता उसके अनुगमन वेग के बराबर होती है यदि वह एकांक वैद्युत क्षेत्र में गतिमान हो। समझ पाए दोनों प्रकार से। फार्मूला बेस्ड है सब कुछ। देखिए ये तुम्हारा काम। नेक्स्ट हेडलाइन है आपकी ओम का नियम। हाई स्कूल में पढ़ भी चुके हैं, बहुत शार्ट में बता करके आगे बढ़ेंगे। ये कोई चालक है, कंडक्टर है, कंडक्टर वो नहीं है ड्राइवर कंडक्टर वाला, चालक यहाँ पर जिसमें वैद्युत धारा का चालन होता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। देखिए ओम एक साइंटिस्ट है, इनका पूरा नाम जानते क्या है, जॉर्ज साइमन ओम। इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने बताया कि यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर अप्लाई किया जाए और इसमें करंट आई फ्लो हो तो करंट और विभवांतर में संबंध क्या होता है, ये जॉर्ज साइमन ओम ने बताया। यहाँ पर कहा कि यदि किसी चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाया जाए तो इसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये जो विभवांतर होता है इसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या इनका कथन है कि किसी भी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर इसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ेगा, डायरेक्टली बढ़ेगा अगर वोल्टेज का मान यहाँ पर बढ़ाओगे। और एक कंडीशन बता दिया कि ये तभी होगा जब चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। तो पूरी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो किसी भी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। कंडीशन चाहे पहले बता दीजिए या लास्ट में बता दीजिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के समानुपाती होता है यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। अभी भौतिक अवस्था क्या है, ताप, दाब, लंबाई, मोटाई, ये कुछ परिवर्तन ना किया जाए, चालक जो है उसको कांस्टेंट रहे, नॉर्मल टेम्परेचर पर हो और मोटाई, चौड़ाई, लंबाई ये कुछ बदली ना जाए। क्योंकि अभी हम पीछे बता के आए हैं चालक अगर मोटा होगा, पतला होगा तो इससे करंट फ्लो पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये ओम का नियम हो गया। अब यहाँ से जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है आर। ठीक है, ये आर एक नियतांक है। इसको क्या कहते हैं, इसको चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहते हैं। आर चालक का प्रतिरोध है। यदि ओम का सूत्र पूछा जाए ओम के नियम से तो यही निकल के आता है V बराबर आई आर। ठीक है, देख लीजिए, इसमें ज्यादा नहीं समझाए, पढ़ चुके हो। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वैद्युत प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ये वही है जिसको आप गांव में कह सकते हो क्यों मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, क्यों मेरे कार्य में प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हो, मतलब क्या है, बाधा उत्पन्न करना। तो वहां पर वो आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। और ये जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है ये इलेक्ट्रिक के फ्लो होने में बाधा उत्पन्न करता है। जब किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो होता है तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, उसके फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है। अर्थात जो प्रतिरोध है ये किसी भी चालक का वह गुण होता है जो कि वैद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। समझ पाए इसी डेफिनेशन कि प्रतिरोध क्या है, किसी भी चालक का प्रतिरोध
चालक का वह गुण है जो कि वैद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। अब ये बाधा उत्पन्न क्यों होती है ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे आपसे बोला ये एल्युमिनियम का वायर है, प्लस 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 आयन बनता है, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके टोटल एल्युमिनियम में, तो लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे तो यहाँ पर सब ये एल्युमिनियम के आयन होंगे ना, ये सब एल्युमिनियम के आयन होंगे यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त हो गए होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें गतिमान होंगे, जैसे ही आप यहाँ से बैटरी को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं माइनस से प्लस की ओर। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं, एक बार में समझ लीजिएगा कि जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं तो वो स्वयं से टकराते हैं और उसमें उपस्थित आयनों से भी टकराते हैं। ठीक है, इस टकराव में ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी कुछ गतिज ऊर्जा आयनों को दे देते हैं। जैसे आप एक बॉल रखी हुई है, दूसरी बॉल आप पीछे से फेंकेंगे तो बॉल गतिमान है, आ रही है, और एक बॉल रखी हुई है, आयन रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, गतिमान है। तो जब बॉल उससे टकराएगी तो उस बॉल में भी हलचल होगी, वो भी उसको ऊर्जा कुछ ना कुछ मिल जाएगी ना, और इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। तो वही यहाँ पर भी होता है कि इनकी ऊर्जा कुछ कम पड़ जाती है, इनकी गति जो ऊर्जा थी वो किसको मिल जाती है, आयनों, जिससे आयनों की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और परिपथ गर्म हो जाता है। जब किसी भी वस्तु की आंतरिक, अगर तुमसे पूछे कि तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर क्यों बढ़ा हुआ है, तो आंसर क्या होगा आपका, बहुत डिफिकल्ट है बताना, बताइए। आप कहें आपके शरीर का टेम्परेचर क्यों बढ़ा हुआ है, आपको बुखार क्यों आ गया, कोई आंसर बताए इसका, कोई आंसर नहीं है। बुखार क्यों आ गया तो कहोगे हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा है। अब हम टेम्परेचर क्यों बढ़ा है, तब क्या आंसर होगा, फाइनली आंसर ये आपका होना चाहिए, कोई वस्तु गर्म तभी होती है जब उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको आयनों को ऊर्जा दे देता है तो आयनों की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और वो चालक गर्म हो जाता है। तो चालक जो गर्म हुआ वो रेजिस्टेंस के कारण गर्म हुआ। ये जो टकराव है, ये जो बार बार टकरा रहे हैं, यही क्या है, रेजिस्टेंस है, यही बाधा है। तो अगर पूछा जाए कि रेजिस्टेंस क्यों होता है इसमें, तो कहोगे इलेक्ट्रॉनों के स्वयं तथा आयनों के टकराव के कारण। आपका आंसर होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्यों होता है, किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉनों के स्वयं से टकराव तथा आयनों में टकराव के कारण। अगर कभी पूछा जाए हाँ हीट एनर्जी क्यों उत्पन्न होती है, तब भी आंसर यही होगा कि इलेक्ट्रॉनों के टकराव और स्वयं से टकराव और आयनों के टकराव से यहाँ पर आयनों की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और हीट एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। तो यही है, कहीं भी पूछा जाए कोई वस्तु गर्म क्यों, उसका टेम्परेचर क्यों बढ़ा है, तो आपका फाइनली आंसर क्या होना चाहिए कि उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ी हुई है। समझ पा रहे हैं, अगर आपके शरीर की आंतरिक ऊर्जा बढ़ी हुई है तो इसका मतलब, देखिए प्रतिरोध को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये अदिश राशि है प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध। यहाँ पर सब कुछ वैद्युत पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध तो ऐसे भी होता है। आर इक्वल टू वी अपान आई, ये कहाँ से आया, ओम का नियम अभी पढ़ा है, ये यहीं से अगर आर निकालते तो क्या आता है, वी अपान आई आ जाएगा। अगर यहाँ से इसका यूनिट निकाले तो क्या होगा, मात्रक क्या आएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर आएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक, और दूसरा मात्रक इसका क्या होता है, एसआई मात्रक, ओम ही होता है। साइंटिस्ट ओम के नाम के आधार पर ओम होता है, चाहे ये ओम लिखे चाहे सिंबल बनाइए। ठीक, आर जैसा नहीं बनाओगे, ये कैसे बना हुआ है, जैसे उल्टा मटका पड़ा हुआ, मटका जानते हैं, सुराही में, तो ये मात्रक इसका हो गया ओम, ये एसआई मात्रक है। अगर सूत्र से निकालोगे वोल्ट प्रति एम्पियर। हाँ, इसकी विमा निकालना बताया है, कभी नहीं बताया विमा। अगर विमा निकालनी आपको तो v की विमा रख दीजिए, आई की तो आपको पता है, v अपॉन v की विमा। v की विमा कहाँ से निकालोगे, देखो होता है w बराबर qv होता है, तो यहाँ से जब v इक्वल टू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, w अपॉन q। तो यहाँ पर v की जगह हम लिख लेंगे w अपॉन q और i ऑलरेडी लिखा है। विमा आप निकाल तो तभी पाएंगे तब जिसकी विमा पता है आप वहां तक पहुंचिए। आपको विभव की विमा पता होती, डायरेक्ट विभव की रख देते, वो भी नहीं ज्ञात है, तो v बराबर w अपान q। अब w क्या है, कार्य क्या होती है, m l की विमा 2 t की विमा -2, q बराबर it होता है एम्पियर सेकेंड। तो q बराबर it लिखेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा, i स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और t का मतलब टाइम। क्या यहाँ नीचे समझ पाए, c बराबर it तो i स्क्वायर हो जाएगा, एक t आ जाएगा, i स्क्वायर हो गया, t हो गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो m की विमा 1 हो जाएगी, फिर l लिखा जाता है, तब t लिखा जाता है, तब a लिखा जाता है। ये विमा हो जाएगी किसकी, प्रतिरोध, उसकी, हाँ प्रतिरोध की विमा हो जाएगी। ये आना चाहिए आपको, अगर विभव प्रतिरोध